आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अब सेना पूरी तरह से दिख रही है और सेना गश्त भी वहां पर लगा रही है। जिस तरह से वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ और जो नेपाल जला और उसके बाद सेना ने कमान संभाली है, जहां पिछले 2 दिनों से हिंसा जारी रही और विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। बता दें कि कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कल इस्तीफा भी दे दिया। राजशाही बहाली की मांग को लेकर पड़ोसी नेपाल जल उठा। राजधानी काठमांडू में शुक्रवार को भारी हिंसक झड़पें हुई। आपको बता दें लगातार कल भी हुई हिंसक झड़पें और प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच टकराव, और इस बीच 2 लोगों की मौत की भी खबर, जबकि 30 से ज़्यादा घायल रहे उस दौरान। और पूरी तरह से देखा जाए कि अभी तक 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और 50 से ज़्यादा घायल हुए। स्थिति पूरी तरह से बेकाबू थी। और कल की ही बात करें तो जिस तरह से आग के हवाले किया गया एक के बाद एक, और उसके बाद सेना मैदान में उतरी और उसके बाद हालात काबू में हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह से सेना की गश्त लगातार चल रही है। हालांकि कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। हालात को काबू में पाने के लिए नेपाली सेना तैनात किया गया। कोटेश्वर, टिकुने, बनेश्वर और एयरपोर्ट जोन में शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कुछ इलाकों में किसी को भी घूमने फिरने की इजाज़त नहीं होगी। कर्फ्यू के बावजूद वैध टिकट वाले यात्रियों को एयरपोर्ट जाने की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील के साथ भी सेना ने भी अपील की है कि शांति बनाए रखें। नेपाल पुलिस ने राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी के उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्रा, महासचिव धवल शमशेर राणा को अहिंसक प्रदर्शन के दौरान उकसाने के आरोप में गिरफ्तार भी उस दौरान किया था। और आपको बता दें कि काठमांडू में आज हुई जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद हालात पर चर्चा लगातार करने की बात चल रही है। चर्चा होगी किस तरह से नेपाल में हालात सुधरेंगे। इधर अगर भारत की बात करें तो भारत की ओर से ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो नेपाल में जो स्थिति है वो जल्द से जल्द वहाँ शांति बहाल हो, और जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर किस तरह से सुरक्षित हो। और ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल का अभी यात्रा न करें। पड़ोसी देश नेपाल में स्थिति तनावपूर्ण अभी भी है। वहां पर गश्त की जा रही है सेना के द्वारा। सेना ने कमान संभाल लिया है और कई इलाकों में कर्फ्यू भी है। लेकिन भारत नेपाल सीमा पार कर भारत लौट रहे हैं कई लोग जो वहां पर भारतीय थे, वहां पर अब धीरे धीरे वो वापस लौट रहे हैं। पड़ोसी देश में तनावपूर्ण स्थिति है। इस बीच नेपाल से भारतीय नागरिक पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पानी टंकी में भारत नेपाल सीमा पार कर भारत लौट रहे हैं। तस्वीरें देखिए। पड़ोसी देश नेपाल में तनावपूर्ण स्थिति है और कर्फ्यू के बीच कई भारतीय नागरिक पश्चिम बंगाल बुधवार को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पानी टंकी में, आज की बात कर रहे हैं, भारत नेपाल सीमा पार कर भारत लौट रहे हैं। एक युवा भारतीय ने कहा कि वहाँ स्थिति नियंत्रण से बाहर है। हड़ताल 10 से 15 दिनों तक जारी रहेगी। जो सिचुएशन है, हम असम से हैं उन्होंने कहा, और नेपाल से लौट रहे हैं। भारत लौटकर अच्छा लग रहा है, जान वापस आ गई उन्होंने कहा। सरकार द्वारा कर, राजस्व और साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद जो स्थिति 8 सितंबर को काठमांडू और पोखरा, बुटवल और वीरगंज सहित अन्य प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, इसी गुस्से को और बढ़ाते हुए प्रदर्शनकारी शासन में संस्थागत भ्रष्टाचार और पक्षपात को समाप्त करने की मांग करने लगे थे लगातार। और देखिए जिस तरह से वहाँ सिचुएशन हुआ, सेना के आने के बाद स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन अभी भी कहा जाए कि वहाँ पर तनाव बना हुआ है और ज़मीनी स्तर पर स्थिति तेज़ी से बिगड़ी। सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कम से कम उस समय 20 से ज़्यादा लोग मारे गए और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए काठमांडू सहित कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। विदेश मंत्रालय MEA ने नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा सलाह जारी की है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं,
जहाँ के सोनौली में भारत नेपाल सीमा का वीडियो है ये, और जहाँ नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिक अपनी योजना रद्द कर अपने गृह राज्य को लौट रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन और सरकार में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की इस्तीफे के बाद स्थिति तनावपूर्ण भी हुई। इस्तीफे के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। हालांकि सेना का ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री वहाँ केपी शर्मा ओली ने जब इस्तीफा दिया और उसके बाद सेना के आने के बाद स्थिति थोड़ी सुधरी है, और लेकिन सेना की ओर से कहा गया है कि शांति बनाए रखें। पड़ोसी देश नेपाल में तनावपूर्ण स्थिति है अभी भी, और वहाँ पर चूंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। देखिए, आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर आपको बता रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर ने कहा है कि किस तरह से वहाँ पर जो स्थिति हुई और आखिर ये क्यों हुआ। भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने कहा कि बड़ा मुद्दा था। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर के.आई. सिंह के पोते यशवंत शाह ने इस बात को कहा है कि वहाँ जो स्थिति रही, भ्रष्टाचार काफ़ी दिनों तक रहा, उसको लेकर, और सबसे बड़ी बात है वहाँ भारी गरीबी, बेरोजगारी, इससे एक प्रकार का ये जो विरोध प्रदर्शन देखा गया। नेपाल के राजनीतिक हालात पर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर के.आई. सिंह के पोते यशवंत शाह ने कहा कि 8 सितंबर को राजधानी में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इसमें कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं था। इसका आह्वान स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस नामक छात्र संगठन ने किया था। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 12,000 लोग जुटे थे, और विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलानी शुरू की थी उस समय, और उन्होंने कहा कि देश लंबे समय से भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। अच्छे पर्यटन, नेपाल में बहुत ही अच्छे पर्यटन है, कारोबार अच्छे हैं, उसके बावजूद यहाँ भारी गरीबी है और बेरोजगारी है। वो अब स्थिति देखा जाए कि किस तरह से अब स्थिति सुधरती है और आने वाले समय में क्या कुछ होता है। देखिए, ये जो एक प्रोटेस्ट है, ये 8 तारीख को एक प्रोटेस्ट था जिसको होना था काठमांडू में। माइती घर एक जगह है वहाँ पर, और इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं थी इसमें। एक वो स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस करके एक बॉडी है, उन लोगों ने ये एक मुहिम चलाई थी, और उसमें हुआ क्या कि जब सब पीसफुल प्रोटेस्टर्स कलेक्ट होने लगे तो 12,000 से ज़्यादा लोग सुबह 10 से 11 बजे के अंदर जमा हो गए थे। तो उसमें जो पुलिस ने क्या करा कि उनको तितर बितर करने के लिए, कि उनको ये था कि सोशल मीडिया में सरकार की बुराई ना आए, केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे उनकी बुराई ना आए, तो उसको रोकने की कोशिश करी गई। तो उसमें क्या होता है कि बल का प्रयोग करा गया। तो आप डेमोक्रेसी में आप ऑफकोर्स आपके पास में राइट है दैट आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट उसको पुलिस कैसे रोकती है इसका एक तरीका होता है। आप ये नहीं कि आपने इनोसेंट जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर सीधे गोली चलवा दी ना। गोली चलवाने से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को उसमें गोली लगी। बहुत और भी जगहों में जो पुलिस है वो बल का प्रयोग करती है, बट बल उसमें क्या होता है कि आपको रबर बुलेट्स फायर होते हैं, एंड एक इंटरनेशनल रूल कहता है कि आपके वेस्ट के नीचे पर फायर होना चाहिए। उसमें एक छोटा सा बच्चा है स्कूल का जिसको कि हेडशॉट लगा है, और क्योंकि ये जेनजी था जो अपने मांगों के लिए वो लड़ रहे थे, एक करप्शन फ्री नेपाल के लिए, क्योंकि बहुत साल से सब लोग बहुत परेशान तंग आ चुके थे कि बार बार एक के बाद एक बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स हो रहे थे देश में, और जो पहले के नेता थे और आज के नेता में बहुत अंतर आ गया। आज एवरीथिंग जो है वो पैसे के बल पर हो रहा था, कि करप्शन बहुत ज़्यादा लाज था, और कंट्री काफ़ी पैसा कमा भी रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, बहुत अच्छा टूरिज्म भी चल रहा है, फिर भी लोग गरीब हो रहे हैं, फिर भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। और आपको मैं जो एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि उसमें 2000 से ज़्यादा नेपाल के लोग पर डे बाहर जाते हैं विदेश में काम करने, एंड टोटल 40 लाख रजिस्टर्ड नेपाल के लोग हैं जो विदेशों में वेरियस यूरोपियन अमेरिकन सब कंट्रीज में वर्क करते हैं। बहुत से लोग बहुत अच्छे पोस्ट में भी हैं, एंड वेरी गुड पोस्ट।
तो आप अगर एकदम से सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर देंगे तो उनका जो संपर्क है अपने परिवारों से, बहुत सारे दुर्गम क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वो सब कट हो जाता है। तो इट वाज अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत के बाद पूरा एनडीए खेमा उत्साहित है। आपको बता दें कि एलजेपी-आर के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि एनडीए के लोगों ने पूरा मतदान किया और उन्होंने जीत पर कहा कि हम सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हैं, उनके एक बड़े अंतर से जीत मिली है। एनडीए के लोगों ने पूरा मतदान किया है और विपक्ष के भी कई साथियों ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया। सबसे पहले तो हम लोग सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बधाई देते हैं कि आज उनको एक बड़े मार्जिन के साथ जीत मिली है। और सुखद इस बात का है कि जहां एनडीए के लोगों ने तो अपना 100% दिया ही, सभी अलायंस पार्टनर एनडीए के लोगों ने अपना मतदान दिया ही, साथ ही साथ विपक्ष के भी जो साथी हैं उन्होंने भी, कई साथियों ने एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में सीपी राधाकृष्णन जी को मतदान देने का काम किया, जो कि परिणाम सामने आए उससे ये पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से साबित होता। तो हम लोग जो विपक्ष के साथी बार बार कहते थे कि संविधान खतरे में, संविधान को बचाने के लिए मतदान कीजिए, अब इस घिसी पीटी बातों से लोग ऊब चुके हैं। लोगों ने लोकसभा में भी ये बात आपकी सुनी, लोग अब भी आपकी ये बात सुन रहे हैं। हर जगह एक ही हथकंडा अपनाते विपक्ष की इस भ्रमित फैलाने वाली खबर को और लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली बात से सभी लोग अवगत हो चुके हैं और इसीलिए एक प्रचंड जीत हुई सीपी राधाकृष्णन जी की। हम लोग इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, सभी सम्मानित मंत्री जी को, सभी सांसद गणों को और सभी एनडीए अलायंस के साथियों को साथ ही साथ साधुवाद देते हैं और हमारे उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी उनको बहुत ढेरों बधाई देते हैं। सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद जो आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि ये सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने बहुत बधाई दी है और कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाली जो परंपरा थी वो उसको निभाने की कोशिश करेंगे। कि मेरा मानना है कि उसको फिर विराम देना चाहिए। अब विराम की आवश्यकता है। दो वैकल्पिक प्रस्थापनाओं के बीच में ये चुनाव था, दो व्यक्तियों के बीच में तो कतई नहीं था। और जब दो वैकल्पिक प्रस्थापनाओं के बीच में चुनाव है तो कोई भारत विरोधी नहीं। भारत को लेकर के अलग अलग जो दृष्टिकोण है, एक हमारा दृष्टिकोण है, एक हमारे एनडीए के साथियों का दृष्टिकोण है। निर्णय आए, आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं आए, क्रॉस वोटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, ये फुटनोट्स है, ये मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है। एकेडमिक डिस्कशन के लिए ये होता रहे वो अलग वजह है, लेकिन आमतौर पे अब इस पर विराम लगना चाहिए और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधाकृष्णन जी को हमारे हाउस के चेयरपर्सन भी होंगे और उम्मीद है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाली जो परंपरा थी हमारे प्रथम चेयरपर्सन की, उसको निभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सबके बीच एनडीए कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के पार्टी अपसेट हैं राहुल गांधी से, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, जो उनका पॉलिटिक्स है, जो उनका डिसीजन है, और इसीलिए उनको लेसन। मतलब मैं इस तरह की टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं देना चाहता। इसमें खबर कहां है, इसमें क्या वैचारिकी है, कोई दम है? फिर मैं कहूं कि आपके यहां लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, मुखे कानून चा एक व्यक्ति खड़ा होता है तो सब बैठ जाते हो। ये आधारहीन चीजें और इस पर कोई टिप्पणी करे ना, ये उचित नहीं है। कि मेरा मानना है कि उसको फिर देखिए, लोकतंत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना भी एक सामान्य प्रक्रिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हवाई अड्डा पहुंचे, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सामान्य है कि चुनाव लड़ना, हमारा मुख्य मुद्दा है संविधान को बचाना और लोकतंत्र की रक्षा करना। जिस धरती पर महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जन्म लेकर यहाँ हमें आज़ादी दिलाई, ये दो व्यक्ति हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि उनकी वजह से ही देश एक है और आज़ादी भी हमें मिली है। लोकतंत्र में ये कॉमन है लड़ना, इलेक्शन फाइट करना। हमारा मेन जो मुद्दा है, टारगेट है संविधान को बचाना,
लोकतंत्र की रक्षा करना। जिस धरती पे महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जन्म लेकर यहाँ हमको आजादी दिलाई देश के लिए, ये दो व्यक्ति हमारे लिए बहुत पूजनीय है और उनके वजह से देश एक भी है और आजादी भी मिली। और एक दो व्यक्ति भी ऐसे हैं जो देश में संविधान को सुरक्षित नहीं रहना चाहते और लोकतंत्र को भी बचाना नहीं चाहते और संविधान को भी बचाना नहीं चाहते। जो दो लोगों ने उन्होंने जो की उसको डिस्ट्रॉय करने वाले और एक दो लोग यहीं पर हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा, वोट चोर गद्दी छोड़ वाले जो नारे हैं, उन्होंने कहा कि पूरे देश में फैल चुका है और पूरे देश में ये साबित हो गया है। एक बार फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बात को लेकर जोर देकर कहा कि इस समय मुख्य नारा है वोट चोर गद्दी छोड़ और ये पूरे देश में साबित हो गया है। हम हमेशा ऐसे साबित करते रहेंगे। See, the main nara these days is vote chor, gaddi chor, and that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. See, the main nara these days is vote chor, gaddi chor, and that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. See, the main nara these days is vote chor, gaddi chor, and that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more. उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत पर कहा जाए कि एनडीए तो उत्साहित है ही और साथ ही कई बयान भी आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा विपक्ष को भी पसंद थे सीपी राधाकृष्णन। उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन की जीत बहुत बड़ी जीत है, ये सरकार और देश की जीत है। लोगों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों ने वोट दिया ही, लेकिन साथ ही विपक्ष के भी वोट मिले हैं, यानी विपक्ष की भी पसंद सीपी राधाकृष्णन थे और उनके जीतने से एक संदेश गया है कि इससे सरकार और देश को भी मजबूती मिली है। सीपी राधाकृष्णन के रूप में 15वां उपराष्ट्रपति देश को मिला है। विपक्ष जरूर आत्मचिंतन करेगा, उनके वोट हमें क्यों मिले हैं, क्योंकि हमारे उम्मीदवार अच्छे थे, हमारी नीति अच्छी और देश हमारे साथ। देखिए, सीपी राधाकृष्णन जी की जीत बहुत बड़ी जीत है, सरकार की जीत है, देश की जीत है। लोगों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों ने तो वोट दिया ही, लेकिन साथ में विपक्ष के भी वोट मिले हैं, यानी विपक्ष की भी पसंद सीपी राधाकृष्णन जी थे और उनके ये जीतने से एक अच्छा संदेश गया है। सरकार को भी मजबूती मिली है और देश को भी मजबूती मिली है। सीपी राधाकृष्णन जी के रूप में 15वां उपराष्ट्रपति देश को मिला है और एक अच्छा संदेश गया है। विपक्ष जरूर आत्मचिंतन करे कि आखिर उसके भी वोट हमारे उम्मीदवार को क्यों मिले, क्योंकि हमारे उम्मीदवार अच्छे थे, हमारी पॉलिसीज अच्छी है, हमारे साथ लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, देश हमारे साथ है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये एनडीए की बड़ी जीत हुई है और जिस तरह से जो मतदान हुआ है उसमें भारी और बड़ी जीत हुई है एनडीए उम्मीदवार की। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद होता है और जो शानदार जीत हुई है एनडीए के उम्मीदवार की, हमें अत्यधिक वोट मिला है, जो ये संदेश देता है कि विपक्ष ने जो चाल चली थी और उन्हें जो करारा हार मिला है, इससे स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए अपनी ताकत और बुद्धि लगाती है। उन्होंने कहा कि मैं बिहारवासी की ओर से अपने नए उपराष्ट्रपति महोदय को बहुत बधाई देता हूँ। संवैधानिक पद होता है और शानदार जीत हुई है एनडीए के उम्मीदवार की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम और नाम और उपराष्ट्रपति के सुयोग्य उम्मीदवार के कारण जो एनडीए ब्लॉक का वोट था उससे भी अत्यधिक वोट मिला है, जो यह संदेश देता है कि जो विपक्ष ने जो चाल चली थी और जो करारा हार उसको मिली,
इससे स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए, अनावश्यक कुछ कामों को करने के लिए ही अपनी बुद्धि और अपनी ताकत लगाती है। मैं बिहार वासियों की ओर से अपने नए उपराष्ट्रपति महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि अब उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के मार्गनिर्देश पर देश तरक्की करेगा, प्रगति करेगा उनके नेतृत्व में। उन्होंने कहा कि मैं सीपी राधाकृष्णन जी को बधाई देता हूं, उनकी प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। संविधान के आधार पर देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरा विश्वास है कि देश उनके नेतृत्व में अग्रसर रहेगा, प्रगति के पथ पर रहेगा। बहुत दिल की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे उपराष्ट्रपति जी का इतने प्रचंड बहुमत से जीत इस बात का ऐलान करता है कि उनकी जनसेवा की जिंदगी कई पदों पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं और उनकी जनसेवा के इतिहास एक बुलंद इतिहास है। उनके हाथों में न केवल राज्यसभा की कार्यप्रणाली, लेकिन संविधान के आधार पर भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आज उनके कंधों पर है। भारत उनके नेतृत्व में उपराष्ट्रपति के रूप में अग्रसर रहेगा, प्रगति के पथ पर रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। उनको हमारे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि कई बातें उन्होंने कही। इस विजय से देश भर में एक नया उत्साह आया है उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया है और 60% से अधिक मत सीपी राधाकृष्णन को प्राप्त हुए हैं। अब हम बिहार में जीतेंगे, उन्होंने ये दावा किया है और ये उम्मीद जताई है कि अब हम बिहार में जीतेंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से देश के नए उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी को ऐतिहासिक विजय पर बधाई देता हूं। और यह विजय से एक नया उत्साह देश भर में आया है, लेकिन दक्षिण भारत में विशेष तौर से आया है। और कल जो वोट भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में श्री सीपी राधाकृष्णन जी को मिलना चाहिए था, उससे अधिक वोट प्राप्त हुए। श्री राहुल गांधी जी की अगुवाई वाला इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया और 60% से अधिक मत श्री सीपी राधाकृष्णन जी को प्राप्त हुए। तो मैं तो यही कि यह 100 में 60% से अधिक वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जीत चुका है। अब बिहार जीतेंगे और 2027 में 2017 दोहराते हुए उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हो रहा है, देश के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के मन में भी मोदी जी के नेतृत्व में जो एक अच्छा काम हुआ है और जो बहुत योग्य प्रत्याशी के रूप में श्री सीपी राधाकृष्णन जी को भाजपा गठबंधन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, उनकी स्वीकार्यता सभी लोगों में थी और यह विजय से एक नया उत्साह आया है। और आने वाले समय में ये भाजपा के लिए और भाजपा के हमारे गठबंधन साथियों के लिए भी एक बहुत मनोबल को बढ़ाने वाला संदेश है और बिहार में बहुत बड़ी विजय हम लोग प्राप्त करेंगे और फिर 27 में। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।